Hello and welcome all of you. Today we will discuss the topic of Samuelson's theory of business cycle. यानी आज हम जो है वो सैमुअल्सन का व्यापार चक्र का सिद्धांत है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम व्यापार चक्र के बारे में जानते हैं कि प्रत्येक जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था के अंदर एक निश्चित समय अवधि के बाद मंदी और तेजी के जो दौर आते हैं उन्हें हम व्यापार चक्र कहते हैं। यानी कोई भी अर्थव्यवस्था होती है वो एक समान गति से जो विकास नहीं करती। जैसे ये जो एक अगर देखा जाए तो समान गति है, लेकिन एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो ये विकास की गति नहीं होती बल्कि विकास का पथ ये होता है कि अर्थव्यवस्था जो होती है या तो ये जो एवरेज विकास दर है उसके कुछ समय के लिए उससे अधिक विकास दर होती है, कुछ समय के लिए विकास दर उससे कम होती है। तो ये जो दौर है इसको अपन तेजी का दौर बोलते हैं और इसको अपन मंदी का दौर बोलते हैं। तो सभी प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती है उन अर्थव्यवस्थाओं के अंदर जो है एक निश्चित समय अवधि के बाद में कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है। वो चाहे अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्था हो। हालांकि ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसके अंदर जो व्यापार चक्र होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो व्यापार चक्र के जो आते हैं ये क्यों आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है अर्थशास्त्रियों के सामने। तो व्यापार चक्र के आने के पीछे जो कारण है या व्यापार चक्र के जो कारण है उन कारणों को लेकर के जो अर्थशास्त्री है उन अर्थशास्त्रियों के अंदर मतभेद पाया जाता है। कुछ अर्थशास्त्री जो है व्यापार चक्र का जो कारण है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बताते हैं, जैसा कि केन्ज ने कहा। केन्ज ने अपने सिद्धांत के अंदर ये कहा कि जो व्यापार चक्र है, व्यापार चक्र के आने का कारण जो वो निवेश गुणक है, क्योंकि निवेश गुणक के कारण जब कभी भी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की जाएगी तो आय में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होगी, उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। और अगर इन्वेस्टमेंट में कमी की जाएगी तो उसकी वजह से जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो है आय में कई गुना ज़्यादा कमी होगी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी आएगी। तो हम जो आज सिद्धांत डिस्कस कर रहे हैं वो सिद्धांत है सैमुअल्सन का। तो हम सैमुअल्सन के सिद्धांत के अंदर देखते हैं कि उन्होंने जो है व्यापार चक्र के कौन से कारण बताए हैं। सैमुअल्सन जो कि नोबेल प्राइज विनर रहे हैं, उन्होंने जो व्यापार चक्र का सिद्धांत विकसित किया है उनका ये सिद्धांत जो है उनका एक पेपर पब्लिश हुआ था। उस पेपर के अंदर उन्होंने बताया था कि इंट्रैक्शन, उस पेपर का जो है वो टाइटल था इंट्रैक्शन बिटवीन द मल्टीप्लायर एनालिसिस एंड द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस पेपर के अंदर, इस लेख के अंदर उन्होंने बताया कि एक देश के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो मंदी और तेजी आती है, यानी जो व्यापार चक्कर आते हैं, उस व्यापार चक्कर के पीछे कौन से कारण होते हैं। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो निवेश गुणक और त्वरक की अंतर क्रिया के कारण आते हैं। तो केन्ज, जिसने केवल निवेश गुणक को जो है व्यापार चक्कर का कारण माना था, लेकिन वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगा। तो सैमुअल्सन ने उसके अंदर जो है एक और चीज़ को शामिल किया कि त्वरक। तो दोनों जो मिल करके इन जो निवेश गुणक है और जो त्वरक है ये दोनों मिल करके अर्थव्यवस्था के अंदर जो व्यापार चक्र पैदा करते हैं। अब एक बार हम दोनों को जो है आगे देखेंगे कि दोनों क्या होते हैं। पहले हम जो इसका जो और बाकी पार्ट है वो देखते हैं। इस प्रकार से सैमुअल्सन ने व्यापार चक्र का जो कारण था वो निवेश और गुणक को माना है। सैमुअल्सन ने बताया कि शुरू के अंदर जब स्वायत्त निवेश किया जाता है तो उस स्वायत्त निवेश कौन सा होता है? जो सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो लाभ को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, उस इन्वेस्टमेंट को हम जो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट या स्वायत्त निवेश या स्वतंत्र निवेश कहते हैं। तो स्वायत्त निवेश के कारण गुणक के अनुसार जो आय में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। अब जब इनकम बढ़ेगी, ध्यान दीजिए कि जब कभी अर्थव्यवस्था के अंदर इनकम बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई इनकम के कारण अर्थव्यवस्था के अंदर जो है मांग पैदा होती है, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो लोग जो है अपनी एमपीसी के अनुसार खर्च करेंगे। अब उस मांग को पूरा करने के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने वाले जो उद्योग थे उन उद्योग धंधों के वो उद्योग धंधे तो उतनी ही मांग को पूरा कर पा रहे थे जितनी की मांग पहले से अर्थव्यवस्था में मौजूद थी। अब इनकम बढ़ने के कारण एक नई मांग पैदा हुई, उस नई मांग को जो है नए उद्योग जो है वही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पुराने उद्योग तो अपनी पूरी क्षमता के साथ में काम कर रही हैं। तो इसके कारण जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो एक नया इन्वेस्टमेंट किया जाता है त्वरक के अनुसार। त्वरक का मूल्य जो होता है वो WCF का शो करते हैं। ये जो होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो पर निर्भर करता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है?
कि 1 रुपए की वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें कितने रुपए की कैपिटल चाहिए, कितने रुपए की पूंजी चाहिए। मान लीजिए कि 1 रुपए की वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें जब 5 रुपए की कैपिटल की आवश्यकता है, तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था उसके कारण जो 100 रुपए की इनकम बढ़ी। अब उस 100 रुपए की इनकम के कारण जो है एमपीसी जो है 0.5 है, तो 50 रुपए की मांग बढ़ गई। अब उस 50 रुपए की मांग को पूरा करने के लिए, 1 रुपए की मांग को पूरा करने के लिए हमें 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 50 रुपए की मांग को पूरा करने के लिए हमें जो है 250 रुपए का नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये जो नया इन्वेस्टमेंट है, इसके कारण जो है दोबारा से जो गुणक है उस गुणक के अनुसार जो आय में वृद्धि होगी। अब दोबारा से जब गुणक के अनुसार आय में वृद्धि होगी तो उसके बाद फिर से जो है नई मांग पैदा होगी। उस नई मांग को पूरा करने के लिए दोबारा से जो है त्वरक के अनुसार जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था के अंदर लगातार निवेश, गुणक और त्वरक जो होते हैं वो क्रियाशील रहते हैं, और उन्हीं की जो अंतर क्रिया होती है उनकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जो है व्यापार चक्कर यानी मंदी और तेजी के दौर है वो आते रहते हैं। अब हम यहाँ पर जो ये इनकी रिएक्शन देखते हैं किस प्रकार से। डेल्टा आई ए क्या है, यहाँ पर आई ए है जो वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन मान लीजिए कि 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया और के का मूल्य जो है वो 2 है। अगर के का मूल्य 2 है तो इस समीकरण के अनुसार आय में कितना परिवर्तन होगा वो देखिएगा। आय में जो परिवर्तन होगा वो डेल्टा आई ए 100 गुणा त्वरक गुणक का मूल्य कितना है 2, तो इस प्रकार से कितना हुआ 200 रुपये की जो है वो आय में परिवर्तन हुआ। और जो ये जो 200 रुपये की आय में परिवर्तन हुआ उसके कारण जो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रेरित निवेश। क्योंकि 200 रुपये की जो आय पैदा हुई, मान लीजिए कि 0.5 जो एमपीसी है, उसके कारण जो है 100 रुपये की मांग बढ़ी, 100 रुपये के बराबर मांग बढ़ी। तो ऐसे में नया जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना किया जाएगा, आई डेल्टा वाई के अनुसार। डेल्टा वाई क्या है यहाँ पर, ये जो मांग में परिवर्तन है वो, तो मांग में परिवर्तन जो मान लीजिए 100 रुपये का हुआ, ये ए क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी त्वरक। अगर त्वरक का मूल्य 3 है तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो है 300 रुपये के बराबर जो है इनकम जनरेट हो गई। अब ये जो 300 रुपये के बराबर इनकम जनरेट हुई है, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर देखिएगा क्या होगा कि 300 रुपये की जो इनकम है उसमें से 150 रुपये जो है और कंजप्शन में आएंगे। अब जब 150 रुपये और कंजप्शन में आएंगे तो उसके कारण जो है फिर 3 गुना ज़्यादा नया निवेश करना पड़ेगा, 450 रुपये का निवेश हो गया। तो इस प्रकार से 450 रुपये का जो निवेश है उस निवेश के अंदर फिर से जो है 202 गुना, क्योंकि के का मूल्य कितना है 2 है, तो 900 रुपये के बराबर आय में वृद्धि होगी। अब 900 रुपये के बराबर आय में वृद्धि होगी तो नेक्स्ट टाइम फिर से त्वरक के अनुसार जो नया इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो निवेश और त्वरक जो होते हैं ये लगातार जो होते हैं वो अंतरक्रिया करते रहते हैं और एक अर्थव्यवस्था के अंदर इनकम को जो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाते हैं। और अगर इसकी प्रतिकूल प्रक्रिया देखी जाए तो प्रतिकूल प्रक्रिया वो भी इतनी पावरफुल होती है, यानी जब कभी भी निवेश के कारण निवेश में कमी होगी तो उसके कारण जो है त्वरक के अनुसार नया जो निवेश होता है उसमें भी कई गुना ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर है वो भी ज़्यादा तेज होता है। अब आप इसकी अजम्पशन देखते हैं। पहली इसकी जो मान्यता है वो ये है कि वर्तमान समय का जो उपभोग होता है वो पूर्व काल की आय पर निर्भर करता है। जैसे हम जो हमारी जो इनकम होती है उस इनकम की अवधि होती है, पहली अवधि, दूसरी अवधि, तीसरी अवधि, चौथी अवधि। तो चौथी अवधि के अंदर जो कंजप्शन है जिसको आप सीटी बोलेंगे, यानी वर्तमान अवधि का जो कंजप्शन है वो किसका फंक्शन है, वाई टी -1। वाई टी क्या है, ये जो चौथी जो अपने पास अवधि है वर्तमान अवधि है, वर्तमान अवधि से एक कम अवधि की जो इनकम है उसके ऊपर जो हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा जो कंजप्शन है वो निर्भर करता है। जैसे अभी जो जून महीना चल रहा है, जून महीने का जो उपभोग है वो जून से एक पिछला जो महीना है यानी एक अवधि कम मई महीने की इनकम के ऊपर निर्भर करता है। यानी उपभोग के अंदर जो है समय विलंब या टाइम लैग पाया जाता है। दूसरी जो इनकी अजम्पशन है वो ये है कि वर्तमान काल का जो निवेश होता है वो पूर्व काल की आय और वर्तमान आय के ऊपर निर्भर करता है। अब पूर्व काल की आय का मतलब वाई टी -1 और वर्तमान आय का मतलब वाई टी, इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जो निवेश गुणक और जो त्वरक होते हैं वो जो होते हैं, एक जो पूर्व काल की आय से संबंधित होता है और दूसरा जो होता है वर्तमान आय से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से दोनों को जब आप शामिल करते हैं तो जो निवेश होता है वो पूर्व काल की आय और वर्तमान आय दोनों पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के अंदर जो होता है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट किया जाता है,
जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि सार्वजनिक निवेश किया जाता है या जो है स्वायत्त निवेश है वही किया जाता है। नेक्स्ट है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जो उसकी वैल्यू जो 0.5 है। इसका मतलब जब कभी भी इनकम में वृद्धि होगी तो उपभोग के अंदर जो 50% का इंक्रीज होगा। तवरक का मूल्य जो वो 1 माना गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपये की वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें जो 1 रुपये का पूंजी का निवेश करना पड़ेगा। तो उपभोग में वृद्धि जो होती है वो जितनी होती है उसी के अनुपात में जो है नए निवेश के अंदर वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था जो बंद है, यानी एक अर्थव्यवस्था का जो है दूसरे देशों के साथ में आयात निर्यात नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कि उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता नहीं पाई जाती। अतिरिक्त क्षमता का मतलब क्या है कि एक उद्योग जो है वो 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर सकता है। मान लीजिए कि ये जो कॉपी का प्रोडक्शन कर रहा है तो ये 100 कॉपियों का प्रोडक्शन कर सकता है। ऐसे में अगर एक भी कॉपी की मांग और बढ़ती है तो यहाँ पर कोई भी उत्पादन क्षमता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही प्रोडक्शन कर सकता है। तो प्रत्येक उद्योग जो होता है वो अपनी पूरी क्षमता से काम करता है और उसमें कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं पाई जाती। इसलिए जब कभी भी मांग बढ़ेगी तो नया निवेश किया जाएगा, और जब नया निवेश किया जाएगा तो ही तवरक कार्य करेगा। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर या उद्योगों के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है तो उस अवस्था के अंदर जो है मांग के बढ़ने पर नया निवेश नहीं किया जाएगा, और जब मांग के बढ़ने पर नया निवेश नहीं किया जाएगा क्योंकि पुराने उद्योगों से ही मांग को पूरा किया जा सकता है, तो वहाँ पर जो है तवरक एक्टिव नहीं होता। आगे जो मांग में वृद्धि होती है वो स्थायी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि अगर मांग में स्थायी वृद्धि होती है तो ही निवेशक नया निवेश करते हैं। अगर उनको लगता है कि एक बार थोड़ी बहुत मांग बढ़ी है, आने वाले समय मांग फिर से कम हो जाएगी, तो निवेशक जो नया निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि शुरू में हम जो निवेश करते हैं वो मांग से कई गुना ज़्यादा करना पड़ता है। आगे कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो स्थिर रहता है, यानी डब्ल्यू की जो वैल्यू है, कैपिटल आउटपुट रेशियो तवरक है, तवरक का जो मूल्य है वो स्थिर रहता है। अब इस सिद्धांत की आप व्याख्या देखते हैं। बाकी इसके अंदर अगर कोई अजम्पशन आप और जोड़ना चाहते हो, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत जो है गुणक और तवरक के ऊपर निर्भर करता है। तो गुणक और तवरक की जो भी अजम्पशन है वो सारी की सारी अजम्पशन जो है इस सिद्धांत के अंदर ऑटोमेटिकली शामिल हो जाती है। जब स्वायत्त निवेश किया जाता है, स्वायत्त निवेश कौन सा होता है? जो सार्वजनिक निवेश होता है, यानी सरकार के द्वारा जो निवेश किया जाता है जो कि लाभ से प्रेरित नहीं होता, तो उसके कारण जो है निवेश गुणक के अनुसार आय में जो वृद्धि होती है, यानी कई गुना ज़्यादा वृद्धि होगी। अब निवेश गुणक जो होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। एमपीसी जितनी ज़्यादा होगी गुणक का मूल्य उतना ही ज़्यादा होगा, एमपीसी जितनी कम होगी गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा। निवेश गुणक के कारण जब आय में वृद्धि होती है तो उसके कारण तवरक के जो की वजह से जो है प्रेरित निवेश में वृद्धि होगी, क्योंकि जब आय बढ़ी तो आय के बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ेगी, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें जो नया निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराने उद्योग है, वर्तमान उद्योग है, उन उद्योगों के अंदर नई मांग को पूरी करने की जो है कैपेसिटी नहीं है, वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में प्रोडक्शन कर रहे हैं। यह वृद्धि कैपिटल आउटपुट रेशियो के अनुपात अर्थात तवरक के मूल्य पर निर्भर करती है। तवरक का मूल्य अगर 5 है तो नया निवेश 5 गुना होगा, अगर तवरक का मूल्य 2 है तो नया निवेश 2 गुना होगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो चलती रहती है, क्योंकि जब तवरक के अनुसार नया निवेश किया गया तो गुणक के अनुसार दोबारा से जो इनकम में वृद्धि होगी, जो प्रक्रिया अपन ने पहले देखी थी। जब गुणक के अनुसार नई इनकम में वृद्धि होगी तो उसके कारण दोबारा से मांग बढ़ेगी। अब दोबारा से अगर मांग बढ़ेगी तो उस मांग को पूरा करने के लिए फिर से जो है तवरक के अनुसार इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो उससे निवेश में वृद्धि होगी, और जब निवेश बढ़ेगा तो उसके कारण दोबारा से जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो गुणक के अनुसार आय में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और ये प्रक्रिया जो होती है मल्टीपल होती है, यानी प्रारंभ में जितना भी निवेश किया जाता है अगले स्तर पर आय में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है, और अगले स्तर पर आय में जितनी गुना वृद्धि होती है उसके मुकाबले निवेश जो होता है कई गुना ज़्यादा किया जाता है। और अगर रिवर्स प्रक्रिया होती है तो भी यही जो सिनेरियो रहेगा कि अगर निवेश के अंदर कमी होती है तो आय में कई गुना ज़्यादा कमी होगी, और अगर आय में कई गुना ज़्यादा कमी होगी तो तवरक के अनुसार फिर से जो है इन्वेस्टमेंट में भी कई गुना ज़्यादा कमी होती है। तो इस प्रकार से ये जो तवरक और जो गुणक की अंतर क्रिया है, ये अंतर क्रिया जो है अर्थव्यवस्था के अंदर अस्थिरता पैदा करती है, यानी व्यापार चक्कर को जन्म देती है। अर्थात अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी और तेजी आती है। व्यापार चक्र का जो आकार होता है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के ऊपर किसका मूल्य निर्भर करता है? गुणक का मूल्य निर्भर करता है। और पूंजी उत्पादन के ऊपर किसका मूल्य निर्भर करता है? तवरक का मूल्य निर्भर करता है। तो ये गुणक और तवरक के मूल्य पर निर्भर करता है,
कि व्यापार का आकार, व्यापार चक्कर जो है उसका आकार कैसा होगा। ये देखिए यहाँ पर जो अपना गुणक और जो त्वरक है उसकी अंतर क्रिया के आधार पर हम जो आय में जो वृद्धि है उस वृद्धि का जो समीकरण है वो तैयार करते हैं। प्रारंभ में देखिएगा वाई टी इज इक्वल टू सी टी प्लस आई टी। यहाँ पर सी टी क्या है ये देखिएगा, वाई टी पहले वर्तमान आय, कि वर्तमान जो इनकम है वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है। आय के जो है दो पार्ट होते हैं, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, कि या तो हम जो है अपनी इनकम को कंज्यूम कर दें या अपनी इनकम को हम जो वो बचा लें। और हमें पता है कि जहाँ संतुलन होता है वहाँ पर एस इज इक्वल टू आई, कि सेविंग जो होती है इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर सेविंग की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, अब वाई टी इज इक्वल टू सी टी प्लस आई टी। तो ये पहली समीकरण समझ में आ गई। इसके बाद जो सी टी है वो क्या होता है, सी ए प्लस बी वाई टी माइनस वन। सी ए क्या है यहाँ पर, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, यानी स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग कौन सा होता है कि एक व्यक्ति जो होता है, एक ऐसा उपभोग जो आय से स्वतंत्र होता है, यानी एक व्यक्ति को जो है एक निश्चित अनुपात के अंदर निवेश जो उपभोग है वो करना ही करना पड़ता है, बेशक उसकी इनकम कुछ भी ना हो, क्योंकि खाने पीने की जो जरूरतें होती है उसकी वस्तु उसको परचेज करनी पड़ती है। तो वो स्वायत्त उपभोग। और ये जो होता है प्रेरित उपभोग होता है, जो कि आय के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर बी क्या है, एमपीसी। बी क्या है यहाँ पर, एमपीसी इंटू वाई टी माइनस वन। अब ये देखिएगा कि वर्तमान जो उपभोग है, क्योंकि आप जो सी टी निकाल रहे हैं, वर्तमान उपभोग का एक तो पार्ट आ गया सी ए यानी स्वायत्त उपभोग, प्लस में जो प्रेरित उपभोग है वो हमने पीछे देखा था, जो हमारी अजम्पशन थी कि वर्तमान जो उपभोग होता है वो जो है पिछली इनकम के ऊपर निर्भर करता है। तो पिछली इनकम वाई टी माइनस वन, तो यहाँ पर बी माइनस बी इंटू वाई टी माइनस वन। तो ये हमारे पास में जो है एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि सी टी है वो किसके बराबर है, स्वायत्त उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग। और वर्तमान का जो उपभोग है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, पिछली इनकम के ऊपर। अब दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट की आईटी की बात करते हैं आप। आईटी का मतलब प्रेजेंट जो इन्वेस्टमेंट है, वर्तमान जो निवेश है वो आईए का मतलब ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, यानी स्वायत्त निवेश जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है। और दूसरा जो निवेश है वो है डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, तवरक के ऊपर निर्भर करता है। और पिछली जो दो अवधियां होती है उन दो अवधियों की आय में जो अंतर होता है उसके अनुसार ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो वाई टी माइनस वन, मान लीजिए हम तीन अवधियों की बात करें, 1 2 3, तो इस अवधि के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पिछली दो अवधियों की इनकम में जो अंतर आता है, यानी ये जो इनकम माइनस ये इनकम, क्योंकि यही जो है वर्तमान समय की मांग में जो है वो अंतर लेकर के आते हैं। मान लीजिए कि इस अवधि के अंदर जो 100 रुपए की इनकम थी, इस अवधि के अंदर जो 150 रुपए की इनकम हो गई, तो इस अवधि के अंदर जो मांग में वृद्धि हुई कितने की हुई है, 50 की। अब मान लीजिए कैपिटल आउटपुट रेशियो 5 है, यानी डब्ल्यू का मूल्य 5 है, तो यहाँ पर जो कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इसका 5 गुना 250 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से आईटी जो वो भी दो कंपोनेंट है, तो स्वायत्त निवेश एक प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश जो होता है त्वरक पर निर्भर करता है, और त्वरक के अनुसार कितना निवेश किया जाएगा वो वर्तमान अवधि से पिछली जो दो अवधियां होती है उनमें जो आय का अंतर होता है उसके अनुसार ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब आप इस समीकरण के अंदर दोबारा देखते हैं, सी टी की वैल्यू आप ये रखेंगे सी ए प्लस बी वाई टी माइनस वन, और डब्ल्यू आई टी की वैल्यू आप ये रखेंगे आई ए प्लस डब्ल्यू इंटू वाई टी वन माइनस वाई टी टू। अब देखिए अगर सभी अवधियों की इनकम एक समान है, मान लीजिए 1 2 3, इस अवधि की इनकम भी 100 है, इस अवधि की इनकम भी 100 और इस अवधि की इनकम भी 100 है, तो ऐसे में हमारा जो है ये आय में कितना परिवर्तन होगा वो आप देखते हैं। सी ए प्लस पिछली अवधि बी 0.5 ले लेते हैं आप, इंटू पिछली अवधि की जो इनकम है वो कितनी है 100, प्लस आई ए प्लस डब्ल्यू का मूल्य आप 5 मान लेते हैं, गुणा वाई टी माइनस वन कितना है पिछली, यानी ये वर्तमान अवधि उससे पहले की इनकम कितनी है 100, माइनस उससे पहले की एक अवधि की इनकम कितनी है 100। तो ये पार्ट क्या हो गया, 100 में से 100 गया, 0 0 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो अगर सभी अवधियों की इनकम समान है तो उस अवधि के दौरान उस अवस्था के अंदर जो गुणक का जो आय में परिवर्तन है वो इसके अनुसार होता है, सी ए प्लस बी वाई टी
-1 प्लस IA, केवल ये पार्ट होता है आय में वृद्धि का, क्योंकि ये जो पार्ट होता है आय समान होने पर ये है जो वो 0 हो जाता है। तो ये हमने देख लिया कि ये क्या क्या चीजें हैं। YT यहाँ पर जो वर्तमान निवेश है, हमारे पास यही समीकरण है। आपको जो इस समीकरण के अंदर जो वो वैल्यूज रखनी है, तो अगर आप इस समीकरण के अंदर वैल्यूज रखते हो तो उस अवस्था के अंदर हमारे पास में जो है आय में कितना परिवर्तन होगा, आय बढ़ेगी या कम होगी, उसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। तो यहाँ पर ये B की वैल्यू पर निर्भर करता है और W की वैल्यू पर निर्भर करता है। B यानी MPC और जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है उसका मूल्य जितना ज्यादा होगा आय में परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा। इनका मूल्य जितना कम होगा आय में परिवर्तन उतना ही कम होगा। CT यहाँ पर क्या है, वर्तमान उपभोग। IT यहाँ पर क्या है, वर्तमान निवेश। B यहाँ पर MPC है। W यहाँ पर पूंजी उत्पादन अनुपात यानी तवरक का मूल्य है। YT-1 एक अवधि पहले की आय, YT-2 दो अवधियों पहले की इनकम। अब हम देखते हैं कि ये जो व्यापार चक्कर के अंदर जो MPC और जो W की वैल्यू है, उन वैल्यूज की अलग अलग जो मात्रा है, उस मात्राओं के अंदर जो है व्यापार गुणक, जो व्यापार चक्कर जो होता है उसका इफेक्ट क्या होता है। अगर MPC की वैल्यू 0.5 है और W की वैल्यू 0 है यानी तवरक जो वो 0 है, तो उस अवस्था के अंदर जो आय में जो वृद्धि होती है केवल गुणक प्रभाव के कारण होती है, और ये वृद्धि जो वो लगातार होती चली जाती है जब तक कि अर्थव्यवस्था नए संतुलन के स्तर पर ना पहुंच जाए। और जब अर्थव्यवस्था संतुलन के एक नए बिंदु पर पहुंच जाती है तो उस अवस्था के अंदर ये जो वृद्धि है वो बंद हो जाती है। और अगर लगातार इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो ये जो है वृद्धि लगातार होती रहेगी, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया जाता है तो उसके कारण अर्थव्यवस्था जो होती है अपने पुराने स्तर के ऊपर वापस आ जाती है। दूसरा, B की वैल्यू अगर 0.5 है और W की वैल्यू A है, तो यहाँ पर जो ये व्यापार चक्कर होता है ये कम शक्तिशाली होता है, यानी आय में वृद्धि है वो थोड़ी बहुत होगी और आय में कमी है वो भी थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो W जो होता है यानी मल्टी जो एक्सेलरेशन होता है, तवरक जो होता है, उसका मूल्य कम होने की वजह से आय में इतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं होती। नेक्स्ट है, अगर B की वैल्यू 0.5 है यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है उसका मूल्य 2 है, क्योंकि जब MPC 0.5 होगी तो मल्टीप्लायर का मूल्य 2 होगा, और यहाँ पर तवरक का मूल्य अगर 2 है तो उस अवस्था के अंदर जो व्यापार चक्कर होता है, उस व्यापार चक्कर की जो मात्रा होती है वो लंबी होती है थोड़ी, यानी व्यापार चक्कर बड़ा होता है, उसकी अवधि बड़ी होती है, और ये व्यापार चक्कर जो होता है लगातार उत्पन्न होता रहता है, यानी लगातार आय में कभी कमी होगी कभी वृद्धि होगी। अगर MPC की वैल्यू 0.6 है और तवरक का मूल्य 2 है तो उस अवस्था के अंदर ये जो व्यापार चक्र होता है ये व्यापक और विस्फोटक होता है। व्यापक और विस्फोटक होने का मतलब है कि हर अगली बार जो आय में वृद्धि होती है वो पहले से अधिक होगी, और अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो लगातार व्यापार चक्र के अंदर जो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी इस प्रकार का जो व्यापार चक्र होगा, हर अगली बार जो वृद्धि पहले से ज्यादा होती चली जाएगी। और अगर MPC की वैल्यू 0.8 है और तवरक का मूल्य जो है 4 है, तो इस अवस्था के अंदर व्यापार चक्कर जो होता है उसमें चक्रवर्ती दर से वृद्धि होती है, यानी वृद्धि जो होती है वो काफी तेजी से होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापार चक्र का जो आकार होता है, किस प्रकार का व्यापार चक्र होगा, विस्फोटक होगा या जो है वो डैम्प्ड होगा, किस प्रकार का व्यापार चक्र होगा, ये जो है MPC और तवरक के मूल्य पर निर्भर करता है। अब इस चीज को आप जो है टेबल के द्वारा देखते हैं कि यहाँ पर प्रारंभ के अंदर जो है टेबल के अंदर जो वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर B की वैल्यू 0.5 है और तवरक काम नहीं कर रहा, तवरक 0 है। तो इस अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जो वृद्धि होती है वो गुणक के अनुसार लगातार होती रहेगी, आय में वृद्धि लगातार गुणक के अनुसार होती रहेगी। तो इस अवस्था के अंदर व्यापार चक्कर के अंदर जो लगातार वृद्धि होगी, लेकिन ये धीरे धीरे वृद्धि होगी, और इस अवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था जो है लगातार नए संतुलन के बिंदु पर जाएगी। दूसरा, अगर MPC की वैल्यू 0.5 दे रखी है और तवरक का मूल्य 2 है, तो इस अवस्था के अंदर आप देखिएगा शुरू के अंदर जो इनकम में वृद्धि होगी, उसके बाद फिर जो है इनकम के अंदर कमी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो वृद्धि और कमी होती है ये जो है उतनी तेजी से नहीं होती। अगर यहाँ पर MPC का मूल्य 0.6 है और तवरक का मूल्य 2 है, अब की बात देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में तवरक का मूल्य तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है MPC का मूल्य बढ़ा है, इसका मतलब गुणक का मूल्य बढ़ा है, तो उसके कारण आय में जो है तेजी से वृद्धि होती है, और जो कमी होती है वो भी जो है तेजी से
होती है। और इसके बाद जो MPC का मूल्य है वो 0.8 है और त्वरक का मूल्य है जो है वो 4 है। तो इस अवस्था में आप देखिए विस्फोटक है, बहुत ही अनियंत्रित वृद्धि होती है, चक्रवृद्धि दर से वृद्धि होती है। शुरू के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट 1 रुपये का किया जाता है, उसके कारण जो है आय में अगले स्तर पर जो है 5.5 रुपये की वृद्धि होती है और तीसरी स्टेज के अंदर ये वृद्धि 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में ये जो वृद्धि और होगी, इस प्रकार से लगातार देखिएगा हर अगले स्तर के ऊपर जो आय में वृद्धि है वो जो है कई गुना ज़्यादा होती चली जाती है। तो ये व्यापार चक्र जो होता है वो सबसे तीव्र होता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि व्यापार चक्र का जो मूल्य होता है वो त्वरक और गुणक दोनों के मूल्यों पर निर्भर करता है। ये हमारे पास में रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के ऊपर हमने ओ एक्स अक्ष के ऊपर जो है एक्सेलरेटर का मूल्य लिया है और ओ वाई के ऊपर हमने जो है मल्टीप्लायर का मूल्य लिया है। तो इसके अंदर हमारे पास में 4 स्टेजेज है, ए, बी, सी और डी। इन चारों स्टेजेस का क्या मतलब है, कौन से व्यापार चक्र को ये दिखा रही है, इन चारों के अंदर जो वैल्यूज है MPC की और त्वरक की वो क्या है। तो इसमें ये जो रेखा चित्र है उस रेखा चित्र के अंदर जो ए भाग है वो ए भाग जो होता है उस अवस्था को दिखाता है जब त्वरक का मूल्य जो है वो 2 है, यानी MPC है जो वो 0.2 है और जो गुणक का जो मूल्य है वो 2 है और त्वरक का मूल्य जो वो 0 है। तो उस अवस्था के अंदर जो आय में वृद्धि होती है केवल गुणक के कारण होती है और ये वृद्धि जो है तब तक होती रहेगी जब तक कि अर्थव्यवस्था नए संतुलन के बिंदु पर ना पहुंच जाए। लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर अगर एक ही बार इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो धीरे धीरे आय जो होती है वापस अपने पुराने स्तर पर आ जाएगी। तो जैसा कि हम जो है इस रेखा चित्र के अंदर देख पा रहे हैं कि ए है कि ये जो इनकम के अंदर जो वृद्धि है वो यहाँ पर हो रही है, तेज गति से हो रही है, लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था नए संतुलन पर पहुंचती है उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था जो है अपने इनकम के पुराने स्तर पर वापस से आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में जो दूसरा बी पार्ट को देखते हैं आप, जब हमारे पास में MPC का मूल्य 0.5 है और त्वरक का मूल्य 2 है तो उस अवस्था के अंदर जो व्यापार चक्र होता है वो जो है बी भाग के द्वारा दिखाया गया है। इसमें आप देखिए ये उत्साहहीन व्यापार चक्र होता है। उत्साहहीन व्यापार चक्र का मतलब क्या है, एक बार जो व्यापार चक्र आएगा धीरे धीरे जो है ये समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो आय में वृद्धि होती है वो शुरू के अंदर जो तेजी से होती है, फिर धीरे धीरे आय जो कम होने लगती है और इसके अंदर ये जो व्यापार चक्र होते हैं इनकी लंबाई कम होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यापार चक्र होगा, इनकी लंबाई जो थोड़ी होती है। तो छोटे छोटे जो व्यापार चक्र आते हैं। तो ये जो हमारे पास में बी पार्ट है इसके अंदर आप देख सकते हैं हम कि बी पार्ट जो है इसके अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर शुरू में इनकम बढ़ती है लेकिन फिर धीरे धीरे जो है समय के साथ साथ जो है इनकम कम होती चली जाती है। इसके बाद है अगर MPC की वैल्यू 0.6 है और त्वरक का मूल्य 2 है तो उस अवस्था के अंदर जो व्यापार चक्र होगा उसको सी पार्ट के द्वारा दिखाया गया है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके अंदर गुणक और त्वरक दोनों का मूल्य अधिक होने के कारण व्यापार चक्र की लंबाई ज़्यादा होती है। यानी इस अवस्था के अंदर व्यापार चक्र जो कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसमें शुरू के अंदर आय में तेजी से वृद्धि होती है, फिर धीरे धीरे वृद्धि कम होने लगती है और उसके बाद दोबारा से जो इनकम में वृद्धि होने लगती है। तो ये एक बार जो वृद्धि होगी उसके बाद इनकम कम हो जाएगी, फिर दोबारा से जो इनकम में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। तो जैसा कि आप जो है सी पार्ट में देख रहे हैं इसके अंदर व्यापार चक्र की लंबाई जो है वो बी के मुकाबले ज़्यादा है। और नेक्स्ट हमारे पास में जो पार्ट है वो डी पार्ट है। ये रेखा चित्र के जो है उस भाग को दिखाता है जब MPC का मूल्य 0.8 है और त्वरक का मूल्य 4 है। तो इसमें निवेश गुणक और त्वरक दोनों का मूल्य बहुत अधिक होता है, इसलिए आय के अंदर लगातार वृद्धि होती चली जाती है और ये वृद्धि जो होती है वो चक्रवर्ती दर से होती है। हर बार अगला जो व्यापार चक्र होता है वो पहले व्यापार चक्र से ज़्यादा व्यापक होता है। तो ये हम जो है डी पार्ट में देख पा रहे हैं, ये रहा। ये जो वृद्धि है ये जो है काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती हुई दिखाई देती है अर्थव्यवस्था के अंदर। और यहाँ पर ये जो व्यापार चक्र आप यहाँ पर बना करके देख लीजिएगा। आप जब यहाँ पर व्यापार चक्र बनाओगे तो ये देखिए हर अगला व्यापार चक्र जो है वो पहले से बड़ा होता चला जाता है और इसके अंदर आप देखिएगा हर व्यापार चक्र जो है वो पहले से कम होता चला जाता है। अब इसके बाद है आलोचनाएं। सैमुअल्सन का जो व्यापार चक्र का सिद्धांत है वो एक बहुत ही बढ़िया सिद्धांत है, क्योंकि
केन्ज ने जो सिद्धांत दिया था उसके अंदर केवल जो गुणक के मूल्य को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन सैमुअल्सन ने इसके अंदर त्वरक का मूल्य शामिल करके इसको ज़्यादा वास्तविक बना दिया है। लेकिन फिर भी इसकी जो कुछ अजम्पशन है जो अवास्तविक है और उन्हीं के आधार पर जो इसकी आलोचना की जा सकती है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि इसकी जो आलोचना है वो क्या क्या है। पहला है अव्यावहारिक। ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि भी गुणक और त्वरक के मूल्य के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो लगातार आय में वृद्धि होती जाती है और ये वृद्धि जो है आसानी से की जा सकती है। लेकिन इन्होंने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर गुणक और त्वरक के मूल्य के अनुसार जो है लगातार आय में वृद्धि होगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जो इतना आसान नहीं है आय में वृद्धि का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आय में होने वाली जो वृद्धि है वो केवल गुणक और त्वरक के ऊपर निर्भर नहीं करती, इसके अलावा भी कई अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की स्थिरता की मान्यता। ये जो सैमुअल्सन का सिद्धांत है इसके अंदर जो एमपीसी है, एमपीसी को स्थिर माना गया है। इसके अंदर हमने एजम्पशन में देखा था कि सैमुअल्सन ने एमपीसी को 0.5 माना था, लेकिन वास्तव में उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वो समय के साथ साथ जो परिवर्तित होती रहती है। तो इस प्रकार से इनकी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की स्थिरता की मान्यता है वो मान्यता जो वास्तविक नहीं है। तो इस मान्यता की अवास्तविकता के कारण जो है इस सिद्धांत की आलोचना की जाती रही है। नेक्स्ट है पूंजी उत्पाद अनुपात की स्थिरता की मान्यता। इस सिद्धांत के अंदर ये भी माना गया है कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो भी स्थिर रहता है, यानी जो डब्ल्यू का मूल्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, त्वरक के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन के कारण वो जो आविष्कार होते हैं नए नए, उसके कारण जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो के अंदर परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी वैसे वैसे हो सकता है कि भी कैपिटल आउटपुट रेशियो पहले से कम भी हो जाए और पहले से बढ़ भी सकता है। ये तो क्या जो पूंजी होती है पूंजी के नेचर के ऊपर निर्भर करता है। तो इन्होंने जो कैपिटल आउटपुट रेशियो को स्थिर माना है वो भी इनके सिद्धांत की जो एक अवास्तविक मान्यता है। इस वजह से जो है इनके सिद्धांत की आलोचना की जाती रही है। नेक्स्ट है सरकारी व्यय की स्थिरता की मान्यता। सैमुअल्सन ने अपने सिद्धांत के अंदर ये माना है कि सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है वो स्थिर होता है, उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वास्तव में अगर हम देखते हैं तो लगातार सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय के अंदर वृद्धि होती जा रही है। तो इस प्रकार से ये जो सैमुअल्सन का सिद्धांत है इसके अंदर जो सरकारी व्यय की स्थिरता की मान्यता ली गई है वो भी अवास्तविक है। इसके बाद है व्यापार चक्र की अवधि का पता नहीं चलता। सैमुअल्सन ने जो है बहुत सारे प्रकार के जो व्यापार चक्र बताए, जिसमें सामान्य व्यापार चक्र है, डैम्प्ड है या जो विस्फोटक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एक जो व्यापार चक्र है उसकी अवधि क्या होगी, कितने समय के अंदर जो है एक व्यापार चक्र का जो एक फेज है वो कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से इसकी इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसमें जो व्यापार चक्र है उस व्यापार चक्र की अवधि का पता नहीं चलता। जैसे हमारे पास में ये जो है व्यापार चक्र है, इसकी ये जो एक फेज है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो एक फेज है इस एक फेज के अंदर कितना समय लगेगा कंप्लीट होने में, इस अवधि को जो है सैमुअल्सन ने एक्सप्लेन नहीं किया है। इसके बाद है बाहरी तत्वों की अवहेलना। जो ये व्यापार चक्र होता है, व्यापार चक्र के अंदर जो बाहरी तत्व होते हैं जैसे युद्ध आदि है या अन्य किसी प्रकार का कोई संकट है, जैसे अभी कोरोना महामारी आई है, तो उन अवस्थाओं के अंदर भी एक अर्थव्यवस्था के अंदर व्यापार चक्र आते हैं कि अगर युद्ध हो गया तो उसके अंदर जो वस्तुओं की कमी हो जाती है, उसकी वजह से जो कीमतें बढ़ने लगती है, या महामारी आती है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है, जैसे लॉकडाउन है तो उसकी वजह से जो कीमतों में वृद्धि होने लगती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है जो कि बाहरी तत्व होते हैं वो भी व्यापार चक्रों के लिए उत्तरदायी है। लेकिन इन तत्वों के जो प्रभाव है वो सैमुअल्सन ने अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किया है। तो ये भी जो है सैमुअल्सन के सिद्धांत की एक कमी है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।